जहां आपने हिमाचल प्रदेश को लेकर तमाम सवालों के जवाब दिए, वहां के विजन को लेकर, वहां के भविष्य को लेकर भी इस वक्त हिमाचल प्रदेश की सरकार क्या कुछ कर रही है, इन तमाम बातों को आपने बड़ी ही बेबाकी के साथ इस मंच पर रखा। अब चलिए इस मंच को हम आगे बढ़ाते हैं और अगले अपने खास मेहमान को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। श्री रमेश धर्मानी जी को, माफ कीजिएगा, श्री राजेश धर्मानी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। राजेश धर्मानी जी, आप प्लीज सर मंच पर आए। कैबिनेट मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के। तो देखिए, मैदानी इलाकों से अब हम धीरे धीरे बढ़ते हुए पहाड़ी राज्यों तक पहुंच रहे हैं और इस सेशन को होस्ट करेंगे इंडिया न्यूज हिमाचल प्रदेश के ब्यूरो चीफ अनुराग शर्मा जी। अनुराग, ओवर टू यू। तो मैदानी राज्यों से अब सवाल होते हुए पहाड़ी राज्यों तक हमारा ये सेशन बढ़ रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुराग जी। 20 वर्ष के कार्यक्रम में आप 20वीं एनिवर्सरी के लिए भी आपको बधाई। हाँ सर, 20 साल हमारे जो किए हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं आज समाज के। सर, हिमाचल, आप बड़े लंबे समय से आपने हिमाचल की राजनीति को भी देखा है और हिमाचल के साथ आपने काम भी किया है, युवाओं के साथ में बहुत ज़्यादा आपने काम किया है। तो आपको क्या लगता है कि टेक्निकल एजुकेशन करने के बाद हिमाचल का जो युवा है वो हिमाचल में काम ना करके बाहर निकल जाता है? उसके लिए क्या योजनाएं, जो नीतिगत योजनाएं हैं, वो क्या बना रही है सरकार? देखिए, पहली बात तो है कि हमारा देश में हम यंग नेशन है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है हमारा यूथ है। जी बिल्कुल। यूथ जितना स्किल्ड होगा, जितना हुनरमंद होगा, उतना देश और समाज के लिए एक एसेट होता है। जी। वही यूथ अगर स्किल्ड नहीं है तो वो लायबिलिटी बन जाता है। तो ऐसे में टेक्निकल एजुकेशन का और स्किल ट्रेनिंग का जो है बहुत महत्व बढ़ जाता है। जी। हिमाचल प्रदेश में हमने कोशिश करी है कि एक तो जो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो न्यू एज कोर्सेज हैं उनको हम जो है स्टार्ट हमने किया है और इंडस्ट्री के साथ भी कोलैबोरेट करके जो अपना करिकुलम है उसको अपडेट करके और जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से करने का प्रयास किया है। पहले ये 5 साल में करिकुलम रिवाइज होता था, बनी एक फैसला लिया है कि इसको 2 साल में, हर 2 साल बाद जो है रिवाइज किया जाएगा। और उसी तरीके से हमने नए स्किल कोर्सेज भी जो है वो शुरू कर रहे हैं बहुत जल्दी। अभी हमारे जो ट्रेनिंग पार्टनर हैं उनके हमने सिलेक्शन कर ली है और बहुत जल्दी जो है हमारा जो इसका सेकंड फेज है उसको हम लॉन्च कर रहे हैं। धर्मानी, युवाओं को स्थायी रोजगार के लिए, क्योंकि रोजगार एक हिमाचल के लोगों का बहुत बड़ा मुद्दा है, आपने जो टेक्निकल एजुकेशन लेकर दूसरे शिक्षा ग्रहण करके बच्चा बाहर जा रहा है, उसके स्थायी रोजगार के लिए क्या कर रही है सरकार? कोई ऐसे ठोस कदम हैं जिनको आप ये बताना चाहोगे कि हमने इस कार्यकाल में ये काम किया? ये बहुत रेलिवेंट आपका प्रश्न है और इसमें हमारे बहुत बड़ा गैप रहा, क्योंकि नॉलेज विदाउट एप्लीकेशन जो है जैसे जस्ट एक एंटरटेनमेंट है जी, तो उसका एप्लीकेशन पार्ट जो है उस पर हमने फोकस किया है। और अभी हमने जो डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है उसको भी रिस्ट्रक्चर किया जी। रिसेंटली। जो डायरेक्टरेट लेवल पे हमने एक व्यक्ति डिप्टी डायरेक्टर लेवल का अधिकारी जो है वो डेडिकेटली एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए है, ताकि हर ट्रेड, हर डिसिप्लिन से जो बच्चे हैं उनको एंटरप्रेन्योरियल जो एलिमेंट है जी वो उनके दिमाग में डाला जाए जी, और उनका माइंडसेट उस तरीके से डेवलप किया जाए ताकि वो जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उसको रियल लाइफ में कैसे यूज करना है वो देखें, उसका उनका माइंडसेट वैसा डेवलप हो। बिल्कुल। इसके लिए हमने जो है इनोवेशन पॉलिसी भी अपनी तैयार की है। इस साल भी, पिछले साल के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए इनोवेशन फंड भी जो है वो एलोकेट किया है। बिल्कुल। और अभी हम बहुत जल्दी उसके लिए जो है ऑफर्स मांग रहे हैं। इसमें हम जो हैंड होल्डिंग करेंगे उनको भी हम उसमें अलाउ कर रहे हैं। बिल्कुल। कि हमारा स्टूडेंट जो है वो अकेले तौर पे कोई स्टार्टअप लेके आता है, लेकिन उसको कंटिन्यूस जो है
गाइडेंस और हैंड होल्डिंग की ज़रूरत रहती है। अच्छा मंत्री जी, आपके पास शहरी विकास भी आप ही के पास है और उसमें प्लानिंग्स की बहुत ज़्यादा जो है हिमाचल को अब ज़रूरत है। अगर आपने देखा होगा कि आईआईटी रुड़की की भी एक रिपोर्ट आई थी कि हिमाचल का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो दबने के कगार पे है और उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो आपके शहरी विकास पर भी पड़ता है, क्योंकि प्लानिंग की भी जिस तरह की जो भी व्यवस्था आपने बनाई थी वो कहीं ना कहीं अब इस मुकाम पर हमने पिछले 3 सालों में लगातार, क्योंकि जैसे ही आप मंत्री बने थे आपने देखा उसी वक्त आपदा आ गई थी और बहुत बड़ी डिजास्टर जो है वो हमने हिमाचल में देखी थी। क्या लगता है उसके लिए क्या कोई नीतिगत हमारे को चेंजेस करने की जरूरत है? क्या हमारे को ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है कि जहां पर आने वाले समय को देखकर हम कुछ नीति निर्धारण कर सकें? ये बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है आपका। पहले तो मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा, शहरी विकास विभाग तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है जी, टाउन एंड और कंट्री प्लानिंग हाउसिंग है, हाउसिंग उसका जो रिजल्टेंट इफेक्ट है वो अर्बन डेवलपमेंट है। जी अगर हम प्लान्ड वे में डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, जो टिकाऊ और सतत विकास की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जी और स्वाभाविक है अगर हम नियमों का पालन करें तो डिजास्टर को हम काफ़ी हद तक जो है उससे जो होने वाला नुकसान है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। जी इसके लिए मैंने इसको टेक्निकल एजुकेशन के साथ भी जोड़ने का प्रयास किया है। हम नेक्स्ट जो हमारा एकेडमिक ईयर है इसमें हर लेवल के बच्चे आईटीआई से लेकर इंजीनियरिंग, फार्मेसी सबको हम जनरल एक तो डिजास्टर रिलेटेड स्टडीज भी जो है वो कर सकें, तो एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन एडिशन टू देयर प्रेजेंट जो उनके पास करिकुलम है। और एक ट्रेड स्पेसिफिक भी उसमें कुछ होगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड क्या उसमें सेंसर्स और दूसरी चीज़ें यूज़ होती हैं, रोबोट यूज़ कर सकते हैं, ड्रोन्स यूज़ कर सकते हैं। जी उसी तरीके जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो इस तरीके से भी उसमें हमने डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो हमारा प्लान्ड डेवलपमेंट की बात है, हमने 60 से ज़्यादा जो है हमने प्लानिंग एरिया बना रखे हैं। 36 हमारे साडा एरिया हैं और जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो भी जो है वो प्लान्ड वे में ही डेवलप करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास उसमें एक्ट जो है इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। जी जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको उसमें क्योंकि हैफेजर्ड वे में डेवलपमेंट ऑब्जर्व की गई, जी उसको रेगुलेट करने के लिए हमने कुछ कदम उठाए हैं। जैसे आउटसाइड प्लानिंग एरिया भी अगर 1000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का प्लॉट है जी तो वो ऑटोमेटिकली जो है टीसीपी के दायरे में उसको ला दिया है। बिल्कुल। दूसरा, अभी वो अंडर प्रोसेस है, हमारे कैबिनेट में इसमें डेलिब्रेशन हुई थी। जो हमारा रूरल एरिया है उसमें हम पंचायती राज डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जी जो 1000 स्क्वायर मीटर से नीचे का जो हमारा बिल्टअप एरिया है उसको कैसे रेगुलेट करें, जी क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग थोड़ा सा रजिस्ट करते हैं, लोगों को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए पंचायती राज विभाग को जो है बीच में हम इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि पंचायत के स्तर पे ही उनकी अप्रूवल जो है मिल जाएं और लोगों को दिक्कत भी ना हो ज़्यादा। और हमारा जो मकसद है जी कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना और डिजास्टर रेजिलिएंट स्ट्रक्चर्स बनाना, डिजास्टर जो प्रूफ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बने उसकी तरफ हमें बढ़ना है। सबसे बड़ा खतरा तो जो लैंडस्लाइड और फ्लड से भी ज़्यादा खतरा है वो अर्थक्वेक का है। जी अभी तो हम रिसेंटली Zone 6 में बीआईएस ने जो है हिमाचल को जोन 6 कैटेगरी में Zone 6 में हाँ जी जो है रख दिया है और इसमें जहां हमारी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बढ़ जाएगी वहीं पर हमें ज़्यादा विजिलेंट होने की और ज़्यादा एक कॉशियस होके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो इसकी तरफ भी हम जो हमारे लाइफ लाइन स्ट्रक्चर्स हैं हम एसडीएमए के साथ मिलकर उनकी रेट्रोफिटिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। स्कूल है, हॉस्पिटल है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट में जो हमारे मेन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, बिल्कुल क्योंकि वो ऐसे मौके पर जो है बिल्कुल सेफ होने चाहिए। जहां हम लोगों को शेल्टर दें वो बिल्कुल सेफ होने चाहिए। सेफ होनी चाहिए। तो हम उसकी रेट्रोफिटिंग की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। जी और हाउसिंग में भी, क्योंकि जो हाउसिंग नीड्स हैं वो मैं ऐसा समझता हूं कि वो हम पूरी तरह से उनको फुलफिल नहीं कर पाए। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब हमारी विभाग की रिव्यू मीटिंग ली जी तो उसमें इसमें काफ़ी चर्चा हुई और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसमें लैंड आइडेंटिफाई की जाए और हम एक सैटेलाइट
टाउनशिप जो है वो डेवलप करें। तो रिसेंटली हमने जो बद्दी एरिया है, बद्दी नालागढ़ का एरिया, उसमें एक बड़ा टाउन जो है, बड़ी सिटी जो है वो प्लान कर रहे हैं। उसमें लैंड जो है हिमुडा के नाम से जो हमारा अथॉरिटी है, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके नाम से जो है करने के लिए लगभग 3,500 बीघा लैंड उपलब्ध हो गई है और 3,000 बीघा लैंड हमने और आइडेंटिफाई की है जी। और लगभग इतनी ही ज़मीन हम एक्वायर भी करेंगे। तो एक बड़ी टाउनशिप जो है वहाँ बनाएंगे। वैसा ही हम प्लान करें कि कांगड़ा में और सिरमौर एरिया में, सराहां एरिया में उस तरफ भी हमने कुछ लैंड जो है आइडेंटिफाई की है, ताकि न्यू टाउनशिप जो है वो डेवलप की जा सके और जो लोगों की जो हाउसिंग नीड्स हैं और एक प्लान वैसे हम आगे चल सकेंगे। जो शहर बसेंगे, अब नए शहर बसेंगे, वो पूरी तरह से प्लान। इसी से ही जुड़ता हुआ सवाल है मेरा मंत्री जी, आपने देखा होगा हिमाचल की जो व्यवस्था थी या हिमाचल के जो छोटे छोटे शहर, कहीं की भी बात कर लें, हिमाचल के किसी भी एरिया की, हर जगह में जो शहरों का जो स्टाइल डिज़ाइन किया गया था वो 20 से 25,000 या 50,000 तक के लिए था। अब वहाँ पर 5-5 जो लोगों की आबादी बढ़ रही है, मकान बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, बाहर से आने वाले लोगों ने मकान बना लिए हैं। उनकी व्यवस्था के लिए अब आप सरकार क्या कर रही है, किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रही है? क्योंकि आप 118 की परमिशंस के लिए भी बात चल रही हैं, दूसरी भी परमिशंस हैं, कोई 5 विश्व में मकान बना रहे हैं, वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो हमारे टाउनशिप बस गए, हमने टीसीपी उनमें शहर बसने के बाद हम उसमें एनफोर्स कर रहे हैं टीसीपी के जो रूल्स हैं, या जो उनके पेरिफेरी में जो डेवलपमेंट होती है, उसमें जब डेवलपमेंट काफ़ी हद तक हो जाती है उसके बाद हम रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि फिर जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर हैं उनको कैसे हम रेगुलेट करें जी। ना, तो उनको हम इस लेवल पे डेमोलिश भी नहीं कर सकते जी। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। और ये देखने को मिला क्योंकि जो हमारे से प्रीवियस जनरेशन थी जी, जो पिछला समय जिन्होंने निकाल लिया है, वो ऐसा लगता था कि वो ज़्यादा हमारे से समझदार थे। बिना कानून के भी उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हाउसिंग के लिए या पब्लिक यूज़ के लिए अलग से रेवेन्यू रिकॉर्ड में लैंड जो है ये मार्क करी। ठीक है। हमारे उसको आबादी दे बोलते हैं, कई जगह लालडोरा के नाम से बोलते हैं। जी। तो हाउसिंग का काम वहीं होता था, है ना। बिल्कुल। और हमारे पुराने जितने गांव हैं, अगर हम उनकी जो किस तरह से वो इस्टेब्लिश हुए हम उनको देखते हैं तो वो बड़े प्लान्ड वे में हुए हैं। बिल्कुल। हर गांव को जो है खुले रास्ते से जोड़ा, जहाँ सड़कें बनी हैं, पब्लिक प्लेसेस के लिए जगह रखी है, और घर जो बनते थे वो आमने सामने होते। ऐसा नहीं था कि एक का घर का फ्रंट है और दूसरे का जो है उसमें बाथरूम या जो उसका वेस्ट पानी है उस तरफ जाता था। तो एक दूसरे की कन्वीनियंस का भी ध्यान रखते थे, सनलाइट का भी फुल एयर उसमें मिले। आज की जैसे हम आज़ाद हुए तो उसके बाद हमने थोड़ा सा इसको डिसरप्ट करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। और हमने जहाँ हमारा मन किया वहाँ हमने घर बना लिया। आज उसका फिर कॉस्ट ऑफ डिलीवरी भी हमारा बढ़ गया, चाहे बिजली, पानी, सड़क देने की। जब आइसोलेटेड हमारा स्कैटर्ड जब सेटलमेंट्स हुई तो उसकी कॉस्ट ऑफ बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करना भी बढ़ गया और वहाँ पे डिस्प्यूट्स भी बढ़ गए। तो आज हमें इसको भी जो है वो टीसीपी के माध्यम से भी इसको हम एड्रेस करते हैं, लेकिन उसके लिए लोगों को तैयार करने की कोशिश है। अब पीआरआई को भी हम ऑन बोर्ड ले रहे हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, और अभी कैबिनेट ने सब कमेटी फॉर्म की है। तो वी आर होपफुल दैट आफ्टर गेटिंग कैबिनेट नॉड वी विल बी एबल टू एनफोर्स इट। बहुत बढ़िया। समय की थोड़ी सी दिक्कत है मंत्री जी, अदरवाइज बहुत बात थी आपके साथ करने के लिए, परंतु बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे मंच पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए। और लगातार कार्यक्रम को लेकर बात करें तो कार्यक्रम